हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल में। फिर से हम लोग अब 21 नंबर चैप्टर जो है वो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। और ये स्टार्ट होता है जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है तब से, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया इसका टाइटल है। 1919 में जब वर्साई की संधि हुई थी तो पहला विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था, ठीक है। लेकिन यूरोपीय जो देश थे उसके आपसी तनाव खत्म नहीं हुए थे। इसी खींचातानी का नतीजा क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। युद्ध की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी पोलैंड पे हमला कर देता है और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 3 सितंबर 1939 को ही ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ जो है युद्ध का ऐलान कर देता है। भारत की मजबूरी ये होती है कि उस समय भारत जो है वो ब्रिटेन का गुलाम है, उपनिवेश है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार क्या करती है, बिना भारतीय जनता या कांग्रेस की जो मंत्री परिषद है उस समय 8 प्रांतों में 2 प्रांत में जो है वो गठबंधन में है और 6 प्रांतों में क्या है, फुल बहुमत से है, ठीक। तो उनसे भी बिना पूछे, बिना उनकी मर्जी के क्या करते हैं कि जबरन भारत को इस युद्ध में शामिल कर लेते हैं। तो आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि उस समय वायसराय कौन थे भारत के, ठीक है। इतना काम आप लोग कीजिए, थोड़ा तो पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, इसके कारण जो है भारतीय जनता को भारी कष्ट झेलने पड़ते हैं। एक तो महंगाई बढ़ जाती है, राशन की कमी हो जाती है। लेकिन इसका एक और इम्पैक्ट होता है कि इस युद्ध से दुनिया में जो है साम्राज्यवाद कमजोर हो जाता है। और भारत सहित कई ऐसे देश होते हैं जो उस समय आंदोलन चला रहे होते हैं आज़ादी के लिए, ठीक है। तो वो जो है और तेज कर देते हैं इस आंदोलन को। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का एक ऐतिहासिक संकट, ठीक है। तो वर्ष 1938 तक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के सबसे बड़े युवा नेताओं में उभर चुके थे। इसी समय कांग्रेस वैचारिक रूप से 2 गुटों में भी बंटने लगी थी। पहला गुट जो था वो राइट विंग कहेंगे, परंपरावादी या दक्षिण पंथ। ये लोग गांधी के विचारों और नरम नीतियों पर चलते थे। इस समय गांधी जी सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर होकर हरिजनों के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। तो आप लोग को कमेंट में फिर से बताना है कि हरिजनों के लिए गांधी जी ने कौन सा सभा का गठन किया था और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए। अमूल चूल परिवर्तन गुट, ये दूसरा गुट था। लेफ्ट विंग कहते थे या वामपंथ कहते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है तुरंत आक्रामक कार्रवाई चाहते थे, जिसके मुख्य चेहरा थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब क्या होता है कि हरिपुरा का अधिवेशन होता है 1938 में कांग्रेस का। यह अधिवेशन जो है 19 से 21 फरवरी 1938 को गुजरात के हरिपुरा विट्ठल नगर में होता है। अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। बोस का प्रस्ताव होता है, जब अध्यक्ष बनते हैं तो वो कहते हैं कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए सिर्फ 6 महीने का अल्टीमेटम यानी अंतिम चेतावनी दे दिया जाना चाहिए। अगर वे नहीं मानते हैं तो पूरे देश में एक बड़ा विद्रोह शुरू कर देना चाहिए। पर गांधी जी इस पे असहमत रहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि भैया हम असहमत हैं। उनका मानना है, यानी गांधी जी का, कि देश अभी इतने बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। सुभाष बाबू आज़ादी के लिए गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की जो धीमी तकनीक है उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। यहीं से दोनों के बीच एक वैचारिक खाई पैदा हो जाती है, यानी दोनों के बीच वैचारिक मतभेद होता है। अब क्या होता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, सुभाष बाबू ने इसी अधिवेशन में आर्थिक विकास के लिए भारी उद्योगों और आधुनिक औद्योगिकरण पर जोर दिया। एक प्लानिंग कमेटी बनाई। यह गांधी जी की चरखा और कुटीर उद्योग जो था उनका था कि स्वदेशी को हम लोग ज़्यादा बढ़ावा देंगे, ठीक है। हम मतलब छोटे छोटे जो उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, उसको हम ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गांधी जी का ये था जो अपना है। लेकिन वो लोग जो और लोग थे जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव माइंड के थे, वो कह रहे थे कि नहीं भैया, उद्योगों को लगाना चाहिए, दुनिया के साथ तालमेल एकदम बना के रखना चाहिए, आधुनिक जो चीज़ें हैं, मशीनें हैं, जो आधुनिक बदलाव आ रहे हैं उसको अपनाना चाहिए। अब गांधी जी के जो विचार थे उसके ये विपरीत था। अब त्रिपुरी अधिवेशन होता है, कांग्रेस संकट 1939 साल 1939 में त्रिपुरी यानी मध्य प्रदेश अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा संकट का काल था।
कैसे, तो देखते हैं। चुनाव की नौबत क्यों आई, ठीक है। अब सवाल पहले ही पूछ लिया, इसका जवाब अब आगे मिलेगा। तो 1938 तक कांग्रेस का अध्यक्ष जो है बिना चुनाव के गांधी जी की सलाह से सर्वसम्मति से चुना जाता था, ठीक है। गांधी जी कब हट गए हैं, 1934 में ही इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। लेकिन देख रहे बंदे का पूरा एकदम अंदर तक हाथ है एकदम कि भैया हम जिसको चाहेंगे उसी को अध्यक्ष बनाएंगे। देख रहे मतलब पैठ बैठा रखा है एकदम। तो 1939 में सुभाष बाबू दोबारा अध्यक्ष बनना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और ऐसे में कांग्रेस की कमान किसी गर्म दल के नेता के हाथ में होनी चाहिए, ताकि अंग्रेजों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी कह रहे थे भैया ऐसे नहीं, मारपीट तो हम करने नहीं देंगे जब तक हम हैं, हिंसा से चलेगा भाई, हम तुमको बनने भी नहीं देंगे अध्यक्ष। तो गांधी बनाओ अब सुभाष हो गया। ऐतिहासिक चुनाव हुआ। यह चुनाव केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं थी, बल्कि गांधी बनाओ सुभाष बन गया। गांधी जी ने मौलाना आजाद के नाम वापस लेने के बाद, पहले मौलाना आजाद का नाम दिया गया, फिर बाद में वो वापस ले लिया गया। उसके बाद डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार घोषित किया। पूरा जो वामपंथी लेफ्ट विंग गुट था वो सुभाष बाबू के साथ था। नतीजा क्या आया, नतीजा 29 जनवरी 1939 को आया कि सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले, अब पट्टाभी सीतारामैया को 1377 वोट मिले। सुभाष बाबू 203 वोटों से जीत गए। अब गांधी जी की तो मुंह की मुंह बन गई भैया, अब क्या कहिएगा, उतना अंदर तक हाथ था भैया, चुनाव करवा दिए, साला जिसको खड़ा किए वही चला गया भाई, हार गया। देख रहे हैं, तो इस तरह की चीजें होने लगी। तो गांधी जी का बयान आता है इस पे कि इस हार से कांग्रेस का नरम दल हिल गया, मतलब वो खुद हिल गए इस बात से कि भाई हम जिसको सपोर्ट किए वो हार गया। तो 31 जनवरी 1939 को गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि डॉक्टर सीतारामैया की हार मुझसे ज्यादा मेरी हार है, उनसे ज्यादा मेरी हार है, क्योंकि मैंने ही उन्हें चुनाव में खड़े रहने के लिए कहा था। देखिए भाई बंदे में दम तो था, हार गए तो उस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मतलब गलती हो मानते नहीं है, दूसरे का नाम लगा देते हैं, पर यहाँ भैया गलती है मान लिया भैया, हम हार गए, हाँ हार गए, ठीक है। तो खड़े रहने के लिए कहा था। मैं सुभाष बाबू के घोषणा पत्र और तर्कों से सहमत नहीं हूँ। अब विरोध भी कर रहे हैं कि भैया हम सहमत नहीं है, तुम चाहे जो भी करो हम नहीं है सहमत, ठीक है। तो इस्तीफे का दौर अब चलता है। गांधी जी द्वारा इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बाद कांग्रेस कार्य समिति वर्किंग कमेटी के 15 में से 13 सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप था कि सुभाष बाबू ने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की है। देख रहे हैं, गांधी ने ये बोला, पूरा एकदम हिला दिया कि भैया देख हम तो भाई हाँ हम अब नहीं है, आज तुम लोगों ने जो इसका साथ दिया है ना भाई तुम लोग देख लो। तो ऐसे में 13 लोग तो चले गए वर्किंग कमेटी से, अब 2 लोग बचे। अब जो है इस चीज को देखते हुए सुभाष बाबू बोलेंगे साला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा है इन लोगों में लफड़ा फंस जाएगा भाई, तो अब अध्यक्ष पद पे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो सुभाष बाबू भी इस्तीफा दे देते हैं। मार्च 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तब सुभाष बाबू गंभीर रूप से बीमार थे। उन्होंने फिर चेतावनी दी कि 6 महीने में यूरोप में युद्ध शुरू हो जाएगा, हमें अंग्रेजों को अल्टीमेटम देना चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। गांधी जी के गुट यानी दक्षिण पंथ ने के असहयोग, मतलब सहयोग नहीं किया सुभाष बाबू का। अब पार्टी के भीतर जो बढ़ते गतिरोध मतलब फूट पड़ने लगा, तो इसके कारण से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि छोड़ो तुम लोग जाओ, इस तरह की राजनीति करनी हम सीधे मांगेंगे खून और आज़ादी देंगे, ठीक है। तो बोस बाबू ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अब जो बेचारा हारा उसको नहीं बनाया, देख रहे हैं गुटबाजी, देख रहे हैं नेताबाजी, देख रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया और सुभाष बाबू ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। बोला भैया अब अपना दिखा दिए ना ताकत, 13 ठोको मोड़ देना उधर, अब हमारा भी देखिए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बना दिया। बोला हम भी एक ठो स्थापना करेंगे कांग्रेस के भीतर। अब होने लगा
गांधी और सुभाष में समानताएं और मतभेद की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों ही भारतीय इतिहास के ऐसे महापुरुष थे जिनका कद और नैतिक चरित्र बहुत विशाल था। दोनों के रास्ते भले अलग थे लेकिन मंजिल एक ही थी। अरे भैया हम आपको बताएं, जो बात लिखे हो ना, इसमें तनको सच्चाई नहीं कि उस समय जो भी था ना भाई, सबका मंजिल एक के था, अंग्रेजों को छोड़ के। तो ये लिखने का तो हम समझ में नहीं आता, खैर किताब में लिखा हुआ है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच समानताएं हैं, वैचारिक एकता थी, सच्चे देशभक्त हैं, मानते हैं भाई। दोनों का पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए समर्पित था और दोनों का अंत भी देश के लिए प्राणों की आहुतियां देकर हुआ। लेकिन इसमें जरा सा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। गांधी को अपने ही लोगों ने मारा, भारतीय लोगों ने, ठीक। सुभाष चंद्र बोस कैसे मरे आज तक पता नहीं चला। तो फालतू का बात फिर यहाँ पे लिखे हुआ। सुभाष बाबू ने 1921 में अपनी शानदार आईएएस सिविल सेवा की नौकरी सिर्फ देश सेवा के लिए छोड़ दी। बताइए, जहाँ पे अच्छा भविष्य बना सकते थे बाबू साहब, छोड़ दिए झटके में। खैर चलिए, मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही नेता पूरी तरह से देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको दिल से नहीं लगाइएगा, ठीक है। इसलिए नहीं लगाइएगा क्योंकि आपको आलोचनात्मक तरीके से मेंस में नहीं लिखना है, समझ गए। आपको यही किताबी भाषा में से अपनी भाषा को निकालते हुए इसी बात को तालमेल बिठा के लिखना है, ठीक। समझ गए कि नहीं? समझ गए होंगे आप। तो दोनों ही नेता पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे, ठीक है। जाति और नस्लवाद के सख्त खिलाफ थे और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखते थे, ठीक है भाई। आपसी सम्मान भी था। सुभाष बाबू के मन में गांधी जी के प्रति अगाध सम्मान था, बहुत ज्यादा, ठीक है। उन्होंने गांधी जी की अटूट देशभक्ति, चारित्रिक दृढ़ता और 1930 के नमक सत्याग्रह जो दांडी मार्च हुआ था उसका खुलकर तारीफ किया था और इसकी तुलना भी की थी नेपोलियन के पेरिस मार्च से, समझ रहे हैं। अब आगे चल के ऐसा नहीं कि गांधी जी ने अब इस तरह की चीजें की तो दुश्मनी हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपिता की उपाधि दी उन्होंने, ठीक है। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो सिंगापुर से भाषण देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहकर संबोधित किया था और आशीर्वाद मांगा था। देखिए अब क्या होता है ना कि हम जब जवान होते हैं ना, थोड़ा गर्म खून होता है, तो बहुत सारी चीजें कहते हैं कि आतुरता में कि हो जाए कर देना, अभी हो जाएगा, एकदम पूरा रेडी रहते हैं। लेकिन थोड़े जो होते हैं, थोड़ा जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको पता है कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक चलेंगे, कैसे चलेंगे, तो ये चीज़ मुकम्मल हो जाएगी। तो वही बात था दोनों के बीच। और जब उस लेवल पे पहुँचते हैं मैच्योरिटी के, ठीक है, 1939 से 44 तक 5 साल और बीतता है, तो सुभाष चंद्र बोस को भी इस बात की अनुभूति होती है, थोड़ा सा होता है कि नहीं भैया गांधी जी जो बोल रहे थे, क्या कि अब 6 महीने का अल्टीमेटम दे रहे थे 1939 में, होने वाला तो कुछ हो नहीं था नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाए, आगे जाके आज़ाद हिंद फौज भी बनाए, लड़ाई करने के लिए भी जुटाए लोगों को, पर हुआ क्या? नहीं हुआ ना, जानते थे इस बात। तो इस बात को उन्होंने बोला कि नहीं भैया राष्ट्रपिता है वो, ठीक है, फादर ऑफ नेशन है, और उनसे आशीर्वाद मांगा। देशभक्तों का देशभक्त। दूसरी ओर गांधी जी, अब गांधी जी इस चीज से एकदम प्रफुल्लित हो, भाई दिल में कोई द्वेष नहीं रखा बच्चा हमारा। तो उन्होंने कहा कि देखिए सुभाष बाबू की वीरता और देश प्रेम के हम कायल हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। मतलब तुम लोग जितने भी देशभक्त हो, तुमसे ही बड़े देशभक्त है नेताजी, बोला, ठीक है। तो दोनों तरफ से था। अब चाहे जो भी आपसी मतभेद रहा अध्यक्ष पद को लेके, लेकिन दोनों तरफ से ये प्रेम भाव देखने को मिलता है। दोनों के बीच मुख्य मतभेद, विभाजन के बिंदु क्या क्या थे? तो महात्मा गांधी के विचार, सुभाष चंद्र बोस के विचार, दोनों अलग अलग। स्वतंत्रता का तरीका महात्मा गांधी का जो था वो अहिंसा, सत्याग्रह, हृदय परिवर्तन और नैतिक दबाव था, ठीक है। वहीं जो सुभाष बाबू का था विचार, आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र यानी हिंसक संघर्ष और सैन्य बल का प्रयोग।
ठीक है। महात्मा गांधी जो है ब्रिटेन के संकट पर रुख जो है नैतिकता के आधार पर रखना चाहते थे। ठीक, अंग्रेजों की मजबूरी या संकट जैसे विश्व युद्ध का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहते थे। ठीक है। अब बाबू जो है हमारे सुभाष बाबू, अंग्रेजों का संकट जो है हमारे लिए सुनहरा अवसर है ऐसा सोच रखते थे। द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाकर तुरंत हमला करना चाहिए। वहीं गांधी जी कहते थे कि नहीं भाई, आर्थिक दृष्टिकोण से चरखा कुटीर उद्योग जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकेंद्रीकरण जो होना चाहिए, मतलब शक्तियों का बंटवारा ये होना चाहिए। सुभाष बाबू कहते थे नहीं, आधुनिक विज्ञान, भारी उद्योग, योजनाबद्ध विकास और तीव्र जो है औद्योगिकरण होना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी कहते थे कि विदेशी सहायता लेंगे हम लोग, आज़ादी के लिए विदेशी ताकतों जैसे जर्मनी जापान की मदद लेने के खिलाफ थे। मतलब ये कहते हैं नहीं, हम नहीं लेंगे विदेशी किसी भी तरह की सहायता नहीं लेते। लेकिन सुभाष बाबू का मानना था कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अंग्रेजों को हराने के लिए ब्रिटेन के जो विरोधी है जैसे हिटलर, मुसोलिनी, जापान, इन सब से मदद लेने में कोई बुराई नहीं। वैचारिक झुकाव जो था गांधी जी का वो गोपाल कृष्ण गोखले और रविंद्रनाथ टैगोर की उदारवादी परंपरा पर था। और वहीं जो सुभाष बाबू थे वो बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष की उग्र राष्ट्रवादी परंपरा से था। वे स्टालिन और साम्यवाद, ठीक है, और मुसोलिनी के फांसीवाद की प्रशासनिक कड़ाई से प्रभावित थे। समझ गए? तो ये दोनों के वैचारिक मतभेद थे, मतलब एक तो विचार का जो है मिलन नहीं था, विभाजन के बिंदु थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है। गांधी और सुभाष के बीच मतभेद केवल रणनीति मेथड्स को लेकर थे, नियत यानी इंटेंशन को लेकर नहीं। दोनों ने हमेशा एक दूसरे के मतभेदों को ईमानदारी से स्वीकार किया। उनका आपसी रिश्ता राजनीतिक विरोध के बावजूद सच्चाई, पारदर्शिता और गहरे सम्मान पर टिका था। अंत तक दोनों के मन में एक दूसरे के लिए गहरी संवेदना बनी रही। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन और सुभाष बाबू का इस्तीफा। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जीत के बाद भी सुभाष चंद्र बोस के लिए काम करना असंभव हो गया, क्योंकि कार्यकारिणी जो वर्किंग कमेटी थी उसमें से 13 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। पंत प्रस्ताव, गोविंद बल्लभ पंत रेजोल्यूशन, दक्षिणपंथी नरम दल के नेता गोविंद बल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस कार्य समिति जो वर्किंग कमेटी का गठन पूरी तरह महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। यह प्रस्ताव भारी बहुमत 218 बनाम 133 वोटों से पास हो गया। इसने सुभाष बाबू के हाथ बांध दिए। ठीक है, वर्किंग कमेटी जो है ऐसी बनाई गई जो सब गांधी जी के हिसाब से बने, और उसमें जो है 133 वोट जो है उसके पक्ष में पड़े। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस्तीफा हुआ 13 लोगों का। बोस का भी इस्तीफा आ जाता है अप्रैल 1939 में। वामपंथ लेफ्ट विंग में बिखराव हो जाता है। ठीक है, और गांधी जी ने सुभाष बाबू को अपनी पसंद की कमेटी बनाने की खुली चुनौती दी। इस गतिरोध के कारण आखिरकार 29 अप्रैल 1939 को कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में सुभाष बाबू ने क्या किया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है मई 1939, इस्तीफा देने के तुरंत बाद 1939 में सुभाष बाबू ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक नए प्रगतिशील और वामपंथी गुट की स्थापना की। कड़ी कार्रवाई। 11 अगस्त 1939 को कांग्रेस हाईकमान ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सुभाष बाबू को बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया और अगले 3 साल के लिए कांग्रेस में किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया, इसलिए इस तरह की चीजें हो गई। ठीक है, मतलब आप एक गुट के अंदर एक गुट बना दें तो इस तरह की चीजें हो जाती है। अब आता है द्वितीय विश्व युद्ध पर कांग्रेस का स्टैंड और वर्धा बैठक। सितंबर 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ, भारत को बिना पूछे उसमें घसीट लिया गया। तभी जो है 14 से 10 सितंबर 1939 को महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक जो है बुलाई गई। इस बैठक में मुख्य रूप से 3 अलग अलग विचारधाराएं सामने आई। नेताओं के अलग अलग दृष्टिकोण थे इस पे, युद्ध पर उनका वैचारिक रुख, रणनीति क्या करना चाहते हैं, ठीक है, ये
तो महात्मा गांधी ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों के प्रति जो है सहानुभूति रखते थे। वे पश्चिमी लोकतंत्रों और हिटलर तानाशाही शासन में स्पष्ट अंतर देखते थे। उनका मानना था कि युद्ध के इस संकट के समय में ब्रिटिश सरकार को परेशान करने के लिए तुरंत कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ना चाहिए। वहीं सुभाष चंद्र बोस और समाजवादी जो उनका मानना था कि एक साम्राज्यवादियों का युद्ध है, ठीक ना, यह जो युद्ध हो रहा है ये साम्राज्यवादियों का युद्ध है, जहां दोनों पक्ष ब्रिटेन हो चाहे जर्मनी सिर्फ अपने औपनिवेशिक हितों और कब्जों के लिए लड़ रहे हैं। उनका रुख था कि अंग्रेजों की मजबूरी हमारा अवसर है, हमें तुरंत देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू वे वैचारिक रूप से फांसीवाद नाजीवाद के कट्टर विरोधी थे। वे चाहते थे कि पोलैंड जो है फ्रांस और ब्रिटेन जीते, यानी ये वाला जो गुट है वो जीत जाए, लेकिन वे ये भी जानते थे कि ब्रिटेन खुद एक साम्राज्यवादी देश है। वे दुविधा में थे, वे न तो तुरंत युद्ध में शामिल होना चाहते थे और न ही ब्रिटेन की कमजोरी का फायदा उठाकर कोई ऐसा आंदोलन शुरू करना चाहते थे जिसे हिटलर की जीत आसान हो जाए। अंत में वो गांधी जी के रुख के साथ चले गए। वो गांधी जी के ही साथ जाने वाले थे। उनको पता था कि अब सुभाष बाबू निकल गए, अब हम ही दोनों तो थे, अब बचे हम हैं, तो हम ही को तो मिलेगा। खैर, सब उस समय की बातें, किताबी बातें तो आप जानते हैं क्या हो सकता है, पर आपको नहीं लिखना है मेंस में, आपको वही लिखना है जो किताब में है, ठीक है। तो कांग्रेस का अंतिम आधिकारिक प्रस्ताव बहस के बाद कांग्रेस ने फांसीवाद और नाजीवाद की कड़ी निंदा की, लेकिन अंग्रेजों के सामने दो शर्तें रखी। ये कड़ी निंदा जो होती है ना, ये उसी समय से चली आ रही, कड़ी निंदा की, और उससे हुआ क्या? कुछ नहीं। तो दो शर्तें रखी। सॉरी, बीच बीच में अपना कमेंट दे देता हूँ। युद्ध खत्म होने के बाद भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई जाए। केंद्र में तुरंत एक वास्तविक और जवाबदेह उत्तरदायी भारतीय सरकार बनाई जाए, ठीक है। परिणाम क्या होता है? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस की इन मांगों को ठुकरा दिया। मतलब ऐसे मांग रहे थे, ये मांग जैसे कि अब्बा जी का राज चल रहा है, अभी मांग लेते हैं मान जाएंगे, ठुकरा दिया भाई। इसके विरोध में 29 से 30 अक्टूबर, अब विरोध भी हो रहा है कि 29 से 30 अक्टूबर को 7 प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। 7 प्रांतों के कि 8 प्रांतों के दिया था, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, इस बात को करेक्ट करे। 8 प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है क्या क्या एक साथ इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। 8 प्रांत में थी उनकी सरकार, ठीक, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, ठीक। तो ब्रिटिश सरकार की इस पे प्रतिक्रिया आती है और गुप्त कार्यनीति करते। ब्रिटिश सरकार का रवैया बेहद ही निगेटिव यानी नकारात्मक और दमनकारी था। वायसराय लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को जानबूझकर मुस्लिम लीग और रियासतों के जो राजा थे उनको कांग्रेस के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। सरकार की छिपी हुई चाल क्या थी? गुप्त स्ट्रैटेजी। अंग्रेजों की सोच थी कि युद्ध का फायदा उठाकर कांग्रेस के प्रभाव को पूरी तरह खत्म किया जाए। वो सब कुछ कर रहे हैं। गांधी जी का ना भाई है, बहुत मजबूर आदमी है, छोड़ दो। गांधी जी का ये रुख है, देख रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। युद्ध का फायदा उठाकर कांग्रेस के प्रभाव को पूरी तरह खत्म किया जाए और जो सत्ता प्रांतीय सरकारों के पास गई थी उसे वापस छीना जाए। उनके अंदर कोई अहिंसा नैतिकता कुछ नहीं है। युद्ध की घोषणा होते ही सरकार ने भारतीय सुरक्षा अध्यादेश डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस लागू करके जनता के नागरिक अधिकारों को कुचल दिया। देख रहे हैं, अंग्रेज सब कर रहे हैं, गांधी कर रहे हैं ना भाई, ये सब काम नहीं होगा भाई, हम तो चलेंगे एकदम कि बउआ मार दो, हम तुम्हारा हृदय परिवर्तन करके रहेंगे। मई 1940 आता है और गुप्त अध्यादेश भी आता है। ब्रिटिश सरकार ने अंदर खाने एक बेहद गुप्त अध्यादेश तैयार किया जिसका मकसद था कि यदि कांग्रेस कोई भी आंदोलन शुरू करे तो उसे पलक झपकते ही पूरी क्रूरता से कुचल दिया जाए। अंग्रेजों की चाल यह थी कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की छवि को जर्मनी और जापान का समर्थक बनाकर पेश करना चाहते थे ताकि भारतीयों और दुनिया की मतलब जो सहानुभूति मिल रही है
भारत को, भारत के इस राष्ट्रीय आंदोलन को, जो भारतीयों का जो बाहर रह रहे हैं या फिर दुनिया का जो सहानुभूति मिला वो खो जाए, छीन जाए उनसे। ठीक है कि अगर हम ये बोलें कि जर्मनी और जापान की ये लोग समर्थक हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, और भारत सचिव जेटलैंड ने इस दमनकारी नीति का पूरा समर्थन किया। जेटलैंड ने तो कांग्रेस को केवल एक हिंदू संगठन घोषित करने की कोशिश की। ठीक है, फुट डालो राज करो। गांधी जी की प्रतिक्रिया आती है इस पे। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस अड़ियल रुख की तीखी आलोचना करते हुए कहा, आलोचना करेंगे भाई गांधी जी, अब कुछ तो करेंगे। तो सरकार का यह बयान साफ दिखाता है कि यदि ब्रिटेन का बस चले तो वह भारत में कभी भी लोकतंत्र को न आने दे। और ये थी तीखी प्रतिक्रिया गांधी जी की। आगे बढ़ते हैं। तुरंत जन सत्याग्रह शुरू करने पर कांग्रेस में बहस हो गई। जब इस तरह की चीजें होने लगी तो अक्टूबर 1939 में जब सरकार ने कांग्रेस की मांगे ठुकरा दी तो कांग्रेस के भीतर बहस छिड़ गई कि क्या तुरंत आंदोलन मास सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिए। गांधी जी और नरम दल का तर्क था कि तुरंत आंदोलन नहीं करना चाहिए, खिलाफ थे। मित्र राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस का पक्ष नैतिक रूप से सही, वे तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश में इस समय सांप्रदायिक तनाव है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी के कारण आंदोलन हिंसक दंगों में बदल सकता है। सही सोच थी, ठीक है। संगठनात्मक रूप से कांग्रेस अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। जनता अभी एक बड़े संघर्ष की मार झेलने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि युद्ध की स्थिति थी, खाना भी नहीं है, महंगाई भी चरम पे है। तो सही सोच थी। मार्च 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में गांधी जी के इसी विचार को स्वीकार किया गया कि जब संगठन तैयार होगा तभी सविनय अवज्ञा शुरू की जाएगी। चलिए वेट किया। सुभाष बाबू और वामपंथियों का तर्क क्या था कि तुरंत आंदोलन हो इसके पक्ष में। यह अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का सबसे सही और ऐतिहासिक समय है। जनता संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है, वो बस नेतृत्व का इंतजार कर रही है। संगठन की कमजोरियां और सांप्रदायिक दूरियां आंदोलन के बड़े बहाव यानी प्रवाह में अपने आप बहकर खत्म हो जाएंगी। सुभाष बाबू ने यहां तक प्रस्ताव दिया कि यदि कांग्रेस तुरंत सत्याग्रह शुरू नहीं करती तो वह सभी वामपंथियों को कांग्रेस से नाता तोड़कर एक समानांतर कांग्रेस बनाकर खुद का आंदोलन शुरू करने देना चाहिए। हालांकि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियों ने कांग्रेस को तोड़ने के इस विचार का समर्थन नहीं किया। ठीक है, चलिए, मतलब कि एक अलग समानांतर कांग्रेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मना कर दी। भारतीय राजनीति और समाज पर युद्ध के भयानक प्रभाव हुए। अब क्या प्रभाव हुए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय परिस्थितियों में कई बड़े और नाटकीय बदलाव आए। पहला बदलाव कम्युनिस्ट पार्टी का यू टर्न 1942। शुरुआत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीपीआई इस युद्ध को साम्राज्यवादी मानकर इसका विरोध कर रही थी, लेकिन जून 1941 आता है। जैसे ही जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, अब सोवियत संघ क्या है, कम्युनिस्टों का गढ़ था उस समय, तो कम्युनिस्टों ने अपना स्टैंड बदल लिया। जनवरी 1942 में इसे जन युद्ध पीपल्स वॉर कहने लगी और मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन का समर्थन करने लगी। समझ रहे हैं ना, बुझ गए हैं आप। सोच रहे हैं यहाँ लोग रंग बदल लेते हैं कभी भी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया। बोला अब यार युद्ध खत्म होने का अब कौन वेट करे, तो अभी स्टार्ट करो। जैसे अब ये ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि 1942 के अंत तक ब्रिटिश नौकरशाही ने इसे भारी दमन के साथ कुचल दिया। भयानक आर्थिक संकट आ गया। युद्ध के कारण देश में भयंकर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ी, सामानों की भारी किल्लत हो गई, काला बाजारी, ठीक है, और भ्रष्टाचार जो है चरम पे पहुंच गया। 1943 का बंगाल का अकाल बहुत ही ज्यादा भयानक था। अंग्रेजों की गलत नीतियों और युद्ध के लिए अनाज के भंडारण के कारण 1943 में बंगाल में मानव निर्मित अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 30 लाख लोग भूख से तड़प के मर गए। अब पड़ती है विभाजन की नींव।
इस दौर में सांप्रदायिकता का बहुत तेजी से बढ़े। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को तेज कर दिया, दूसरा देश चाहिए हमको। अंग्रेज भी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए लीग को बढ़ावा देते रहे, बोले मांगो, हम हैं तुम्हारे पीछे। सामाजिक क्रांति और नौसेना विद्रोह हुआ। युद्ध के बाद जब युद्ध खत्म होता है 1945-46 में, किसानों और मजदूरों और सबसे बढ़कर फरवरी 1946 के रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही नौसेना जो है उसने विद्रोह कर दिया। उग्र संघर्षों ने यह साफ कर दिया कि अब अंग्रेजों के दिन भारत में गिने चुने बचे हैं। जब सेना विद्रोह कर देती है ना किसी भी सरकार की, तो वो सरकार टिक नहीं पाती। समझ गए? तो यही हुआ, अब अंग्रेज समझ गए थे कि अब सेना में जब विद्रोह हो गया अब मुश्किल है यहाँ रहना। इस दबाव ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का रास्ता जो है साफ कर दिया। पाकिस्तान प्रभाव क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ? अब पाकिस्तान का जो है प्रस्ताव पारित होता है। लाहौर अधिवेशन 1940 में होता है, मार्च में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इस अधिवेशन में पहली बार आधिकारिक रूप से एक अलग देश पाकिस्तान, हालांकि प्रस्ताव में सीधे पाकिस्तान नाम नहीं था पर परिभाषा वही थी, यानी अलग देश की मांग का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। मुख्य भूमिका इस प्रस्ताव की रूपरेखा जो ड्राफ्ट है वो तैयार करने में मजलूल हक और खलीकुज़्ज़मा और सिकंदर हयात खान ने मुख्य भूमिका निभाई। इसे फजलुल, ठीक है, मजलूल नहीं, फजलुल हक ने पेश किया और खलीकुज़्ज़मा ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? भारत के भौगोलिक रूप से आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों को इस तरह पुनर्गठित किया जाए कि जहां मुस्लिम आबादी यानी बहुसंख्यक है, मेजॉरिटी में है, जैसे भारत के उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट और पूर्वी यानी ईस्ट क्षेत्र में, उन्हें मिलाकर स्वतंत्र राज्य इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया जाए जो पूरी तरह संप्रभु और स्वायत्त यानी सोवरेन और ऑटोनोमस होंगे। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जिन राज्यों में मुसलमान अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, वहां उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए जाएं। ठीक, अब आता है अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? प्रस्ताव क्यों आया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी ने तबाही मचा रखी थी। उसने बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस को हरा दिया था। ब्रिटेन की स्थिति भी बहुत नाजुक हो चुकी थी। ऐसे संकट के समय भारतीयों का सहयोग पाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे? डोमिनियन स्टेटस, भारत को पूरी आज़ादी नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वायत्तता देना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य होगा। प्रस्ताव में कहा जा रहा है, ठीक है। वायसराय परिषद का विस्तार होगा। वायसराय की कार्यकारी जो परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। युद्ध सलाहकार परिषद भी बनाई जाएगी। युद्ध के संचालन के लिए युद्ध सलाहकार परिषद, वाइड वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। संविधान सभा का वादा, युद्ध के बाद एक ऐसी संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें मुख्य रूप से भारतीय ही अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों के अनुरूप देश का संविधान बनाएंगे। अल्पसंख्यकों को जो है वीटो, सरकार ने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी सरकार या संस्था को सत्ता नहीं सौंपी जाएगी जिसका विरोध देश का कोई बड़ा और शक्तिशाली वर्ग जैसे मुस्लिम लीग कर रहा हो। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव का परिणाम क्या हुआ? सबने इसको खारिज कर दिया। कांग्रेस ने ठुकराया। क्यों ठुकराया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा तो अब दरवाजे में जंग लगी कील की तरह पुराना और अप्रासंगिक हो चुका है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। गांधी जी ने कहा। इस प्रस्ताव ने राष्ट्रवादियों और अंग्रेजों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। मुस्लिम लीग ने भी ठुकरा दिया। क्यों कहा? क्यों ठुकराया? बोला कि भाई अल्पसंख्यकों वाले जो वीटो का अधिकार है उससे तो हम खुश हैं, लेकिन प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण की बात जो है वो साफ नहीं लिखी थी, इसीलिए उन्होंने भी इसे नामंजूर कर दिया। लीग ने कहा कि भारत का विभाजन एकमात्र उपाय है, इससे नीचे तो हम कुछ सोचेंगे नहीं।
अब इसमें पॉजिटिव पक्ष भी था। इतिहास में पहली बार अंग्रेजों ने माना कि भारत का संविधान खुद भारतीय ही बनाएंगे और डोमिनियन स्टेटस की बात भी उन्होंने लिखित रूप में स्वीकार किया। जुलाई 1941 में वायसराय की परिषद का विस्तार करके पहली बार भारतीयों को बहुमत 8 में से 5 सदस्य भारतीय दिया गया, लेकिन रक्षा, वित्त और गृह जैसे जो मुख्य विभाग थे अभी भी अंग्रेजों के पास ही रहे। ठीक। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अब बात हुई। अक्टूबर 1940 में दिल्ली चलो आंदोलन हुआ। अगस्त प्रस्ताव फेल होने के बाद अंग्रेज सरकार अड़ियल हो गई। उसने युद्ध विरोधी भाषणों पर रोक लगा दी, प्रेस की आजादी और जनता के नागरिक अधिकार छीन लिए। ऐसे में कांग्रेस ने गांधी जी से दोबारा कमान संभालने की को कहा। ठीक है, गांधी जी इस समय कोई बड़ा जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट नहीं चाहते थे, क्योंकि देश में सांप्रदायिक दंगे भड़कने का डर था। उनको पता था मुस्लिम लीग एक तरफ इस तरह की साजिश कर रही है, इस तरह की चीजें हो रही है, इधर भी हिंदू महासभा है, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी अब सबका मास मूवमेंट नहीं करेंगे लेकिन इंडिविजुअल रूप में, मतलब आप लेवल पे तो कर ही सकते हैं ना, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह की रणनीति अपनाई कि भाई अकेले अकेले देखो, अब ठीक है स्टार्ट करो अकेले वाला सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के उद्देश्य क्या थे? यह दिखाना कि भारतीयों के धैर्य को उनकी कमजोरी न समझा जाए, दुनिया को बताना भी कि भारत के लोग इस साम्राज्यवादी युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है। अंग्रेजों को अपनी नीति बदलने का एक आखिरी शांतिपूर्ण मौका भी देना था। काम करने का तरीका क्या था कि सत्याग्रही जो है पहले से तय स्थान पर जाकर युद्ध के खिलाफ भाषण देता था। यदि अंग्रेज उसे गिरफ्तार नहीं करते थे तो वह भाषण दोहराते हुए गांवों की ओर बढ़ता था और वहां से दिल्ली की तरफ मार्च करता था। इसी कारण इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रही जो है बन के आते हैं, ठीक, बनते हैं। और द्वितीय कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनको दूसरा सत्याग्रही कहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? ठीक है, वो बने तो इनको कहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट असर क्या हुआ? मई 1941 तक लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाला गया जो इंडिविजुअल रूप से सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक है, दिसंबर 1941 में सरकार ने इन्हें रिहा कर दिया। तो गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना, इस पे बात करते हैं। यद्यपि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों में आधुनिकता, औद्योगिकरण और धर्म को लेकर जो है बड़े मतभेद थे। नेहरू भारी उद्योगों और आधुनिक राज्य पर भरोसा करते थे, जबकि गांधी जी कुटीर उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समर्थक। फिर भी गांधी जी ने नेहरू को अपना वारिस घोषित किया। इसके प्रमुख कारण है राजमोहन गांधी की पुस्तक है द गुड बोटमैन। इसके अनुसार निम्नलिखित कारण है। ठीक है, तो समावेशी और धर्मनिरपेक्ष चेहरा। नेहरू का दृष्टिकोण पूरी तरह अखिल भारतीय ऑल इंडिया था। वे एक ऐसे हिंदू थे जिन पर मुसलमान पूरा भरोसा करते थे, एक ऐसे उत्तर भारतीय थे जिनका दक्षिण भारत में गहरा सम्मान था और महिलाओं में भी बेहद लोकप्रिय थे। सर्वमान्य नेता थे। अन्य नेता जैसे पटेल, राजाजी, आजाद या राजेंद्र प्रसाद किसी वर्ग में, क्षेत्र या समूह के हितों से जुड़े हुए दिखते थे, लेकिन नेहरू जो है पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले नेता थे। गांधी और नेहरू दोनों ही लोकतंत्र और अहिंसा के बुनियादी सिद्धांतों पर एक थे, इसलिए अपना वारिस घोषित किया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आता है। यह मिशन भारत क्यों आया? तो साल 1941 के अंत तक विश्व युद्ध का पासा पलट चुका था। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ रूस पर हमला कर दिया और दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। मार्च 1942 तक जापान ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को जीतते हुए रंगून, म्यांमार पर कब्जा कर लिया और भारत के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। इस गंभीर संकट के समय मित्र राष्ट्रों जैसे अमेरिका, राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के चियांग काई शेक ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह भारतीयों का सहयोग प्राप्त करे। इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या थे? युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ यूनियन बनाया जाएगा, जिसे राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से अलग होने की भी आज़ादी होगी। युद्ध के तुरंत बाद संविधान निर्मात्री परिषद यानी संविधान सभा बनेगी। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे और कुछ रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे। विभाजन की गुप्त छूट ब्लूप्रिंट। ब्रिटिश सरकार इस संविधान को स्वीकार करेगी, लेकिन जो प्रांत इस नए संविधान को
पसंद नहीं करेंगे उन्हें भारतीय संघ से अलग होने और अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा। यह परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना था। जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक भारत की रक्षा, डिफेंस का नियंत्रण पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में रहेगा और गवर्नर जनरल के विशेष अधिकार वीटो वैसे ही बने रहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण क्या क्या थे। तो क्रिप्स मिशन पूरी तरह फेल रहा क्योंकि इसके प्रस्तावों से भारत का कोई भी दल संतुष्ट नहीं हुआ। राजनीतिक दल सामूहिक विरोध का मुख्य कारण क्या रहा? कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की जगह केवल डोमिनियन स्टेट्स दिया जा रहा है, इसलिए हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है, दूसरा, प्रांतों को अलग होने का अधिकार देकर भारत को टुकड़ों में तोड़ने की साजिश रची जा रही है, कांग्रेस ने कहा। ठीक, तीसरी बात, राजाओं द्वारा सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था अलोकतांत्रिक है। ठीक है, चौथी बात उन्होंने कही कि तुरंत सत्ता ट्रांसफर करने और रक्षा विभाग भारतीयों को सौंपने की कोई योजना नहीं थी। मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने कहा कि एक साझा भारतीय संघ की बात उन्हें पसंद नहीं थी। ठीक, दूसरी बात क्या है? मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में साफ तौर पर पाकिस्तान के निर्माण और मुसलमानों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया था। उदारवादी और हिंदू महासभा के प्रांतों को अलग होने का विकल्प देने के सख्त खिलाफ थे क्योंकि यह भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरनाक था। सिख और दलित वर्ग, सिखों को डर था कि इस व्यवस्था से पंजाब उनसे छीन जाएगा और विभाजन हो जाएगा। दलितों को डर था कि वे स्वर्ण हिंदुओं की दया पर निर्भर हो जाएंगे। अब अंतिम प्रहार और नेताओं के विचार, आइए बात करते हैं। चूंकि अब है कि चुको या छोड़ो, टेक इट और लीव इट। सर क्रिप्स का रवैया अड़ियल था। शुरुआत में उन्होंने राष्ट्रीय सरकार और कैबिनेट गठन की बात की, लेकिन बाद में मुकर गए। कहा कि सिर्फ वायसराय जो परिषद है उसी का विस्तार होगा। चर्चिल की चाल क्या थी? वास्तव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, वायसराय लिथगो और कमांडर बेवल दिल से नहीं चाहते थे कि यह मिशन सफल हो। वे भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति नहीं देना चाहते थे। वायसराय के वीटो के मुद्दे पर ही बातचीत पूरी तरह टूट गई। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध टिप्पणी आई इस पे कि गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स प्रस्तावों को एक टूटते हुए बैंक के नाम पर नाम उत्तर तिथि चेक मतलब अपोज डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक कहा, यानी ऐसा योजना जिसका भविष्य में कोई ठिकाना ही नहीं है। ठीक है, गांधी जी ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई ऐसा है कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करने का सीधा मतलब भारत को अनगिनत टुकड़ों में बांटने का रास्ता साफ करना है। निष्कर्ष क्या निकला? क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारतीयों में निराशा और गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अब सबको समझ आ गया था कि अंग्रेज आसानी से देश छोड़ने वाले नहीं। इसी माहौल ने भारत के सबसे बड़े आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की पृष्ठभूमि को तैयार किया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ये वाला खत्म होता है। डिस्कशन बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ।